Hello students. Recently I was discuss with you your Mother's Day chapter, and today we will discuss first the second long question from your chapter, the Mother's Day. After that we will discuss the poem Laburnum Top and its word meaning, its explanation and important question answer. So let's get started from your next poem Laburnum Top. Before we start our next chapter, we would discuss your recently done Mother's Day. This question is one of the most important question from your previous chapter, the Mother's Day. After this question, we will discuss your next chapter, your next poem, Laburnum Top, which is also one of the most important poem from your Hornbill book. So let's get started from your second long question from Mother's Day. In this question, your question is drama a good medium for conveying a social message? Discuss. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो स्टेज के ऊपर ड्रामा होते हैं, प्लेज होते हैं, क्या उनका समाज के ऊपर कोई असर पड़ता है? क्या वो समाज को कोई अच्छा मैसेज दे पाते हैं या नहीं? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो क्या लिखा हुआ है? ड्रामा और थिएटर इज़ अ परफेक्ट मीडिया टू डिलीवर सोशल मैसेज टू द सोसाइटी. यहाँ पर लिखा गया है कि ड्रामा और थिएटर जो कुछ भी स्टेज के ऊपर होता है, हाँ, मीडिया उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सोसाइटी को बहुत ही एक अच्छा मैसेज देता है. नाउ दैट वी आर इन द डिजिटल एरा क्या होता है? एक युग जिसे हम बोल देते हैं. हम अभी कौन से युग में हैं? डिजिटल युग में हैं. वी हैव वेरियस काइंड ऑफ मीडिया, दैट इज़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर. अब हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए थ्रू मीडिया, लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइबर. इस तरह से इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है एंड कंप्यूटर्स हैं. हाउएवर इन दिस टाइम्स व्हेन देयर वर नो टीवी, द ओनली मीडिया वाज थिएटर. ऐसा टाइम भी होता था कि जब हमारे पास सिर्फ एक थिएटर ही मीडियम होता था. हाउएवर इन द टाइम व्हेन देयर वर नो टीवी, भले ही पुराने समय में हमारे पास टीवी ये मीडियम नहीं था, बट हमारे पास थिएटर का मीडियम था. थिएटर स्टेज के ऊपर कुछ भी परफॉर्म करना, उसको थिएटर का नाम दिया जाता है. वो वाला थिएटर नहीं जो हम सिनेमा घरों में हम जाकर देखते हैं, वो थिएटर नहीं. ये थिएटर अलग बात कही गई है. यहाँ पर कौन से थिएटर की बात कही गई है कि जो स्टेज के ऊपर एक नाटक चलता था, एक प्ले चलता था, वहाँ पर लाइव कैरेक्टर परफॉर्म करते थे, उसको थिएटर, उस थिएटर की बात कही गई है. मीडिया नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट द सोसाइटी बट आल्सो रेवोल्यूशनिस्ट द सोसाइटी. ये जो मीडिया है, मीडिया सिर्फ समाज को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, क्या करता है, उनमें समाज में एक क्रांति भी लाता है. जेन जेनेट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर फ्रॉम हिज प्ले. ये जो राइटर है जेन जेनेट, इन्होंने अपने जितने भी प्ले हुए हैं, जितने भी इनके नाटक हुए हैं स्टेज के ऊपर, इनके जो प्ले हैं बहुत ही क्लियर मैसेज सोसाइटी को देते हैं. दैट द सोसाइटी ड्वेल्स ऑन इमेजेस. और यहाँ पर ड्वेल्स जो होता है, ड्वेल का यहाँ पर क्या मीनिंग दिया गया है? ड्वेल होता है कि फोकस्ड कर देना. समाज को अच्छी जो तस्वीरें होती हैं वो उनके दिमाग में सेट करता है. हैंस व्हाट वी शो अफेक्ट द सोसाइटी लार्जली सो इन द ड्रामा और थिएटर व्हेन द कैरेक्टर्स कम अलाइव एंड evacuate make their point in front of the whole society. They raised questions, very strong and vital issue are highlighted which otherwise would have remained ignored. तो क्या होता है? Hence what we show, इस तरह से हम क्या देखना चाहते हैं और हमें क्या दिखाना चाहते हैं जितने भी ये ड्रामाटिस्ट होते हैं. इफेक्ट्स द सोसाइटी लार्जली, समाज के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. सो इन द ड्रामा और थिएटर व्हेन द कैरेक्टर्स कम अलाइव, जब स्टेज के ऊपर ये सब कैरेक्टर आपस में मिलकर काम करते हैं, किसी चीज़ को बताने के लिए ड्रामा करते हैं, प्ले करते हैं,
और अपनी गोल मोल बातों से, ये इवैक्यूअली क्या लिखा हुआ है कि जैसे गोल मोल बातें करना और अपना जो है अपना जो मैसेज है उसको ऑडियंस के सामने रखने के लिए जो भी वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेक देयर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द होल सोसाइटी, जो अपने पॉइंट्स हैं वो समाज के सामने रखते हैं। थ्रू थिएटर देयर इज क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन उठाए जाते हैं, विवाद चलता है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइटल इशू आर हाईलाइटेड, और बहुत जो वाइटल होते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशू होते हैं जो समाज में अभी चल रहा है, उनको क्या किया जाता है, उनको हाईलाइट किया जाता है, उनको सोसाइटी के सामने रखा जाता है। विच अदरवाइज वुड हैव रिमेन इग्नोर्ड, अगर ड्रामा नहीं होता स्टेज के ऊपर, नाटक नहीं होते या कि मीडिया हमारे पास नहीं होता, तो हम ये जो सोशल इशू थे, ये सोशल मैसेज को हम लोगों के सामने नहीं रख पाते, ये क्या होते हमेशा ही इग्नोर किए जाते। पीपल हैड टू वट इज़ डिस्प्लेड एंड लर्न एंड नॉट जस्ट रिलेट एंड गेट इमोशनल। पीपल हीड, यहाँ पर हीड का मीनिंग क्या आएगा, अटेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है, पीपल हीड टू व्हाट इज़ डिस्प्लेड, जो कुछ भी दिखाया जा रहा होता है लोगों की उनके ऊपर पूरी अटेंशन होती है। एंड लर्न, और उससे वो सीखते हैं। एंड नॉट जस्ट रिलेट एंड गेट इमोशनल, वो जो कुछ भी स्टेज के ऊपर बताया जाता है वो उनसे जुड़ा हुआ उनको महसूस होता है और वो उसमें बिल्कुल ही इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए ये जो है उनके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। It is believed that in the drama, comedy is best able to mark an effect on the audience. ये माना जाता है कि ड्रामा कॉमेडी इज़ द बेस्ट एबल टू, ये जो हमारा नाटक होता है या कोई भी आर्ट है या प्ले है, स्टेज के ऊपर हम कुछ प्ले करते हैं, ये जितने भी सोर्सेज हैं ये जो है ऑडियंस के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। कॉमेडी डज नॉट स्टिमुलेट द ऑडियंस इमोशनली, ये जो कॉमेडी होती है, कोई हास्य नाटक स्टेज के ऊपर कहा जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो इमोशनली ऑडियंस के ऊपर उतना असर जो है वो नहीं डाल पाता। हैंस इसलिए देयर इज़ नो सब्सिक्वेंस कैथारसिस, और वो जो है कैथारसिस क्या होता है कि किसी लहर में एकदम से गुम हो जाना, इमोशनली साइकोलॉजिकली उसमें जो है पूरी तरह से डूब जाना। तो कैथारसिस, उस कैथारसिस हम लिटरेचर में बोलते हैं, कैथारसिस वो एक लहर होती है, उस लहर में पूरा का पूरा खो जाना। दस द एलिनेटेड ऑडियंस आर एबल टू थिंक, ये जो ऑडियंस होती है जो अकेली रह जाती है तो वो सोचती है, क्या सोचती है, बहुत ही रैशनली सोचती है, रैदर दैन गेटिंग इमोशनल। अब की टाइम में क्या हो गया है, वो इमोशनल होने के बजाय ऑडियंस जो क्या है वो स्मार्ट ऑडियंस हो गई है, वो इमोशनली कम और रैशनली ज़्यादा सोचती हैं, लॉजिकली ज़्यादा सोचती हैं। एंड आर एबल टू इन्फर व्हाट द ड्रामिस्ट हैज़ बीन ट्राइंग टू कन्वे, और ये बिल्कुल वो अंदाज़ा लगाते हैं, वो सोचते हैं इसके बारे में, ये जो ड्रामाटिस्ट होते हैं, ये पोइट्स होते हैं, ये स्टेज के ऊपर हमें क्या मैसेज बता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर उसको देखते हैं और सुनते हैं। दस इट ओपन द ऑडियंस माइंड, जब वो सारा का सारा प्ले देखते हैं तो उनका जो माइंड है वो ओपन होता है, उनकी आंखें जो पहले बंद होती थी, वो जब सोसाइटी को मैसेज आता है तो उनकी आंखें, दिमाग सब खुल जाता है। एंड दे बिगेन टू थिंक अबाउट व्हाट हैज़ बीन सजेस्ट और पोर्ट्रेड इन द स्टोरी, और उनको जो है वो आइडिया हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि ये जो राइटर है ये स्टेज के ऊपर कहानी में क्या बताना चाह रहा है। rather than associating themselves with the characters and reaching a catharsis, और वो क्या करते हैं, करैक्टर जितने भी होते हैं उनसे मेल मिलाप करने की बजाय वो क्या करते हैं, कैथारसिस तक पहुंचना चाहते हैं, उसको लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली देखते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं और अपनी जो आवाज़ सोशल इश्यूज़ के अगेंस्ट, जो बुरे सोशल इशू होते हैं उनके अगेंस्ट वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। यही जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो मदर्स डे में आपकी बुक में जो चैप्टर है फेमिनिज़म के ऊपर, जहाँ पर औरतों के उनकी लाइफ कैसी होती है, कोई भी उनको रिगार्ड नहीं मिलता और सारा दिन काम में लगे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बताई हुई हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपकी पोइम लेबरन टॉप के ऊपर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय। टुडे वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट पोइम, द लेबरनम टॉप, and this poem is taken from your Hornbill book. In this poem we will see about the word goldfinch and the tree laburnum top. Let's get started. यहाँ पर ये जो
लेबरनम टॉप है। लेबरनम एक ट्री है जिसको अमलतास का पेड़ भी कहा जाता है, और इसके ऊपर बहुत अच्छे येलो कलर के फ्लावर लगते हैं। तो येलो कलर के फ्लावर लगते हैं इस ट्री के ऊपर, और इस ट्री के ऊपर जो है एक चिड़िया आती है जिसका नाम गोल्ड फिंच है, और गोल्ड फिंच आकर उसका गोल्ड फिंच का रंग भी येलो कलर का है, और पेड़ के जो फूल होते हैं उनका रंग भी येलो कलर का होता है। तो इस तरह से टेड ह्यूज जो इसका पोइट है उसने बहुत ही इम्प्रेसिवली जो है एक जो एटमॉस्फेयर है, नेचुरल एटमॉस्फेयर को एक्सप्रेस किया है थ्रू द लेबरनम टॉप। तो डिस्कस करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में, और इसमें से जो लिटरेरी डिवाइसेस है या इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग बनेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। ये जो लेबरनम ट्री है उसका जो पेड़ की शाखाएं हैं जो बहुत ऊंचाई के ऊपर लगी हुई हैं, अभी क्या है, देखने में कैसा लग रहा है, साइलेंट लग रहा है, क्वाइट स्टिल लग रहा है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और ये कब की बात है, सितंबर की बात है। इट मीन ऑटम जो है वो शुरू हो चुका है, जब पतझड़ आ जाती है और दोपहर का समय है, और येलो हर तरफ क्या है वो पीले कलर का जो रंग है वो बिखरा हुआ है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स शीड्स फॉलन, और जो ये जो लेबरनम टॉप है इसके जो पत्ते हैं वो अब कैसे हो गए हैं, वो पीले हो चुके हैं, और इनके जो बीज हैं जो पेड़ से छोटे छोटे वो दाने निकलते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम विद अ ट्विचिंग चिरप। यहाँ पर ट्विचिंग क्या है, शॉर्ट एंड सडन, इसका मीनिंग होता है कि बहुत जल्दी से, अचानक से। और नेक्स्ट वर्ड देखिए चिरप। चिरप क्या होता है, चिरप इज़ अ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड। तो गोल्ड फिंच जो है वो जल्दी से आती है और जल्दी से फटाफट से आकर उसके ऊपर वो बैठ जाती है और आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है। तो पोइट ने एटमॉस्फेयर बताया हुआ है, वो कैसा एटमॉस्फेयर है। अ सडननेस अ स्टर्लमेंट एट अ ब्रांच एंड। यहाँ पर वर्ड देखिए स्टर्लमेंट। यहाँ पर स्टर्लमेंट का क्या मीनिंग आएगा, स्टर्लमेंट होता है स्क्रीमिंग, चौंका देना। जो दूसरे पंछी हैं उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए वो उनको चौंका देती है। सडननेस अचानक से जाकर वो क्या है कर देती है, वहाँ पर जाके हलचल शुरू कर देती है। एट अ ब्रांच एंड, और जो पेड़ की शाखाएं होती हैं वहाँ पर जाके वो उसमें वो बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। तो जो चिड़िया है उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया हुआ है, उसकी जो कैसी, उसकी जो बिल्कुल ही स्लीक एज ए लिजर्ड, जैसे जो छिपकली की जो स्किन होती है कितनी स्मूथ स्किन होती है, तो उस तरह से उसको बताया हुआ है कि ये जो गोल्ड फिंच, ये जो चिड़िया है उसकी जो स्किन है एकदम से स्मूथ है, और एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और उसकी तरह एकदम से अलर्ट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड एब्रप्ट, यहाँ पर एब्रप्ट का मीनिंग क्या आएगा, एब्रप्ट होता है कि जैसे सडन, इसको भी हम सडन अचानक से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट अप। एंटर द थिकनेस, एंटर द थिकनेस इट मीन्स कि जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर जो पतली पतली शाखाएं होती हैं वो बहुत पतली हैं, तो वहाँ पर जाके वो बैठ जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और वहाँ पर जाके वो मशीन स्टार्ट अप, मशीन यहाँ पर क्या है, एक मेटाफर यूज़ किया हुआ है, और जो मेटाफर क्या है उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट जो है आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पर राइम स्कीम जो है वो राइम स्कीम नहीं है, यहाँ पर ये फ्री वर्स स्टाइल पोइट्री है, यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं बनती है। तो लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मशीन एक लिटरेरी डिवाइस है, तो मशीन को कंपेयर किया गया है वो बर्ड के नॉइज़ के साथ। जो पंछी आता है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देता है, तो पोइट ने यहाँ पर मेटाफर एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है। मेटाफर क्या है, मशीन। ऑफ चैटरिंग एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। चैटरिंग क्या होता है, चैटरिंग जो वर्ड होता है साउंड मेड बाय बर्ड्स।
चैटरिंग होती है कि जो साउंड पंछियों की तरह पैदा किया जाता है। एंड ट्रेमोर, ट्रेमोर क्या होता है? वाइब्रेशन, कंपन होना, जैसे पेड़ की शाखाएं हिलनी शुरू हो जाना, उसको ट्रेमोर कहा गया है। ऑफ विंग्स, जो चिड़िया है वो फड़फड़ाती है और उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है और जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, चैटरिंग होती है। एंड ट्रिलिंग, यहाँ पर ट्रिलिंग का क्या मीनिंग है? रैपिड सिंगिंग बाय द बर्ड, और ऊंची ऊंची वो पेड़ के ऊपर बैठकर गाना गाना शुरू कर देती है। वो क्या कर रही है? एक्चुअली में वो एंजॉय कर रही है नेचर की ब्यूटी को। और नेचर की ब्यूटी कैसी है? लेबर्नम टॉप, उसके ऊपर येलो कलर के बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं और जो पंछी है वो अब वहाँ पर जाता है और वहाँ पर उसका नेस्ट है, उसका घोंसला है और वहाँ पर वो घुसकर वो क्या करता है, जो है हलचल पैदा करनी शुरू कर देता है। द होल ट्री ट्रेम्बल एंड ट्रिल, तो उसकी जो हलचल है पंछी की, उससे क्या होता है, वो सारे का सारा जो पेड़ है वो हिलना शुरू कर देता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, तो इस तरह से इंजन, यहाँ पर देखिए इंजन भी यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बर्ड का जो पंछी है, उसका जो नेस्ट है, उसका जो घोंसला है, वो कैसे लग रहा है, उसकी परिवार का क्या है, वो एक इंजन है, इंजन ऑफ आवर फैमिली। जैसे घोंसले में वो जाती है तो उसके जो बच्चे होते हैं और खुद जो गोल्ड फिंच है बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से इंजन की तरह उनका परिवार लग रहा है, जैसे इंजन चलने से शोर पैदा होता है, उसी तरह से लेबर्नम टॉप के ऊपर वो चिड़िया और उसके बच्चे जो है वो शोर मचा रहे हैं। सी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड, तो वो क्या करती है, वो पूरा अपना जोर लगा रही है क्या करने में, बच्चों को खाना खिलाने में। ब्रांच एंड, ब्रांच का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो पतली पतली शाखाएं हैं, टॉप, पेड़ के टॉप के ऊपर जाकर वो बैठी हुई है और वहाँ पर जो बच्चों को क्या कर रही है, फीड दे रही है, बच्चों के साथ फ्लर्ट कर रही है, उनके साथ खेल रही है और वो गाना गा रही है। शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, तो उसका आइडेंटिटी मार्क्स क्या है? अब देखिए चिड़िया का जो कलर है वो भी येलो कलर का है और पेड़ का जो कलर है वो भी सारा का सारा येलो कलर का है, उसके फूल भी येलो कलर के हैं और उसके पत्ते भी येलो कलर के हैं। तो इसलिए चिड़िया को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया बैठी हुई है। तो इसलिए उसका जो चेहरा है वो ब्लैक कलर का है और बाकी की जो सारी की सारी बॉडी है वो येलो कलर की है। तो इस तरह से ब्लैक कलर उसके ऊपर मास्क, एक आइडेंटिटी मास्क बताया गया है, जैसे वो अपने बच्चे जो हैं उसके, वो उसको पहचान सकें। देन विद एरी, यहाँ पर एरी का क्या मीनिंग आएगा? एरी का मीनिंग आएगा स्ट्रेंज, कुछ अलग। देन विद एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग, तो क्या होता है कि जो आवाज़ें पैदा करती है, विसल चर्पर एंड विस्परिंग। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया हुआ है इन्होंने, तो लिटरेरी डिवाइस कौन सा है यहाँ पर, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। ओनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ओनोमेटोपिया क्या होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है, नेचुरल साउंड जो प्रोड्यूस होता है, तो उसको एनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है जब पोइट्री में यूज़ किया जाता है। देन विद एरे डेलिकेट विसल, तो जो है वो पंछी क्या कर रहा है, वो विसल कर रहा है और चहचहा रहा है, और जो उसके बच्चे हैं और वो जो गोल्ड फिंच बर्ड है आपस में विस्परिंग कर रहे हैं। विस्परिंग जैसे छोटी छोटी बातें करना, खुसफुसाना, जैसे उस तरह से आवाज़ें आ रही हैं। तो उसके बाद क्या होता है, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इन्फिनिटी, तो वो क्या होता है कि वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से लॉन्च हो जाती है। लॉन्च इट मीन्स कि वहाँ से वो फ्लाई कर जाती है, वहाँ से उड़ जाती है टुवर्ड द इन्फिनिटी, कहाँ पर, आकाश की तरफ जो है वो उड़ना शुरू कर देती है। एंड द लेबर्नम अपसाइड टू एम्प्टी, तो लेबर्नम जो टॉप होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं वो वैसे के वैसे फिर से वो खाली हो जाती हैं। उस गोल्ड फिंच पंछी के जाने के बाद वो फिर से वो साइलेंट हो जाता है। तो बेसिकली इस पोइम में उस पंछी की जो एक्टिविटी है वो बताया गया है और नेचुरल जो ब्यूटी होती है उसको बताया गया है कि कैसे हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो बेसिकली उसका जो बर्ड है और जो लेबर्नम जो ट्री है उसके बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में, नेचर में उसका क्या रोल है, और ये सब पोइट ने अपनी पोइम में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ एंड वर्ड मीनिंग्स की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम योर पोइम लेबर्नम टॉप। दिस पोइम I think one of the most important poem, and laburnum top means a tree, and we will discuss the literary devices and the difficult word meaning from your book Beehive.
from your book snapshot I think, and your word meaning from this poems are, फर्स्ट वर्ड लेबरम। यहाँ पर लेबरनम क्या है? लेबरम इज़ अ टाइप ऑफ ट्री, जिसको हम हिंदी में अमलतास का पेड़ भी, जैसे मैंने लिखा हुआ है, अमलतास का पेड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए गोल्ड फिंच। यहाँ पर गोल्ड फिंच क्या होती है? अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फैदर ऑन इट्स विंग। गोल्ड फिंच एक छोटी सी चिड़िया का नाम है, जिसकी जो पूरी बॉडी होती है येलो कलर की होती है और उसके फेस के ऊपर जो ब्लैक मार्क होते हैं उसको हम गोल्ड फिंच बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है। थर्ड वर्ड इज़ ट्विंचिंग। ट्विंचिंग क्या होता है? शॉर्ट एंड सडन, कुछ भी जो है जल्दी से और अचानक से हो जाना, उसको हम ट्विंचिंग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि वो चिड़िया जल्दी से आती है और अपने बच्चों के साथ वो खेलना शुरू कर देती है लेबरनम टॉप के ऊपर, पेड़ की जो शाखा होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टार्लमेंट। स्टार्लमेंट क्या होता है? स्क्रीमिंग, चौंका देना एकदम से, जैसे अपनी हरकतों से हलचल करनी, और हलचल से जो आवाज़ पैदा होती है उससे जैसे पंछी डर जाते हैं, तो उसको हम स्टार्लमेंट बोलते हैं आपकी पोएम में। नेक्स्ट वर्ड इज स्लीक। स्लीक इट मीन्स स्मूथ एंड शाइनी, जो बहुत ही कोमल होता है, एकदम से शाइनी होता है, स्मूथ स्किन होती है, उसको स्लीक कहा जाता है। एब्रप्ट, यहाँ पर एब्रप्ट का मीनिंग क्या आएगा? नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वर्ड है जो एब्रप्ट। एब्रप्ट आपकी पोएम में वर्ड दिया हुआ है, उसका मीनिंग है सडन, वो भी अचानक से, सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट सेवंथ वर्ड देखिए चैटरिंग। चैटरिंग क्या होती है? साउंड मेड बाय बर्ड, कुछ ऐसा साउंड जो नेचुरल साउंड होता है और जो पंछी खुद प्रोड्यूस करते हैं उसको हम चैटरिंग बोलते हैं, जो वर्ड आपकी पोएम में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए ट्रेमोर। ट्रेमोर क्या होता है? वाइब्रेशन करना, कंपन करना। नाउ नाइन्थ वर्ड इज ट्रिलिंग। ट्रिलिंग वर्ड क्या होता है? ट्रिलिंग वर्ड इज रैपिड सिंगिंग बाय द बर्ड, जो बर्ड होते हैं उनके द्वारा बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करना या गाना, उसको हम ट्रिलिंग बोलते हैं आपकी लेबरनम टॉप में जो वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है बैरिड। बैरिड क्या होता है? डिफरेंट मार्क ऑन ए फेस। इट मीन्स यहाँ पर बैरिड क्या है? एक पंछी जिसकी पूरी बॉडी जो येलो कलर की होती है, बट उसका जो पंख होते हैं और उसका जो चेहरा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, एक ब्लैक मास्क की तरह होता है, उसको हम बैरिड फेस बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए एरी। एरी इट मीन्स स्ट्रेंज, कुछ अजीब या कुछ ऐसा देख लेना जो थोड़ा सा अलग सा लगे, उसको हम एरे बोल देते हैं, जो आपकी पोएम में वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज विस्परिंग। विस्परिंग क्या होता है? जैसे आपस में फुसफुसाना, लिप रीडिंग और सस्ट्रेशन काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, उसको हम विस्परिंग बोल देते हैं। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है जो आपकी पोएम में दिए हुए हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लिटरेरी डिवाइसेस। Now, your first literary device is alliteration from your poem Laburnum Top. Alliteration means is a literary device. Alliteration is a literary device where two or more words in a phrase or line of poetry share the सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर फ्रेज, पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज एक छोटा सा सेंटेंस का टुकड़ा होता है जिसमें ना तो वर्ब होती है और ना ही कोई सब्जेक्ट होता है, उसको हम फ्रेज बोल देते हैं। तो क्या है एलिट्रेशन? जब कभी भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जो कॉन्सोनेंट आपको पता होना चाहिए कि वोवल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो एक के साथ एक जो रिपीटेड साउंड उनका आता है, जैसे नीचे आप एग्जाम्पल में देखिए सितंबर सनलाइट, यहाँ पर एस साउंड रिपीटेड, जैसे मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है कि एस साउंड रिपीटेड, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन है। और उसी तरह से दूसरी मैंने इसकी जो आपकी एग्जांपल्स हैं वो आपके इस लेसन में डाली हुई हैं, जो फुल आपकी पोएम में जो एलिट्रेशन कहाँ कहाँ पर बनती है, सडननेस में, स्टर्लमेंट में, ठीक है, इस तरह से जहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसको हम एलिट्रेशन बोल देते हैं। ये सब उसकी एग्जाम्पल हैं। And your next literary device is consonance. कॉन्सोनेंस क्या होता है और कैसे पोइट ने कॉन्सोनेंट यहाँ पर यूज़ किया है, कॉन्सोनेंस यूज़ किया है? एक बात ध्यान रखिए, कॉन्सोनेंस और कॉन्सोनेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्या है कॉन्सोनेंस? कॉन्सोनेंस इज ए स्टाइलिश लिटरेरी डिवाइस आइडेंटिफाइड बाय द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर कॉन्सोनेंट इन ए नेबरिंग वर्ड। एक बात ध्यान रखनी है, कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि नेबरिंग वर्ड जो वर्ड होते हैं वो साथ साथ में होते हैं और वहाँ पर भी कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो एलिट्रेशन होती है, एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन होती है,
एक बार फिर से हम उसको देखते हैं। एलिटेशन में क्या है? एलिटेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर टू और मोर वर्ड इन अ फ्रेज और लाइन ऑफ पोइट्री शेयर द सेम बिगनिंग। जो देखो यहाँ पर बिगनिंग बताई हुई है। बिगनिंग इट मीन्स कि जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन मिलती है। सेंटेंस के बिगिनिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो वो एलिट्रेशन है। और नीचे जो कॉन्सोनेंस है, कॉन्सोनेंस क्या होता है कि कहीं पर भी स्टार्टिंग में नहीं, पोइट्री की जो राइम है उसके नीचे भी कहीं आ जाए, जो वर्स है, राइम नहीं, जो वर्स है, वर्स के जो सेंटर में भी कहीं पर भी वो लाइन आ जाए और वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो वहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंस क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया होता है। व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड इज प्रोमिनेंट इन द लाइन, लाइन में, बिगिनिंग में नहीं, किसी लाइन में किसी भी जगह पर अगर कॉन्सोनेंट होता है, रिपीट होता है तो इट मीन वहाँ पर कॉन्सोनेंस है। और लाइन की बिगिनिंग में, लाइन की स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, ये सारी एग्जाम्पल है। जैसे इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यहाँ पर एस साउंड रिपीटेड है और ये क्या है? कॉन्सोनेंस है। योर नेक्स्ट literary device assonance. Assonance mean, assonance is the repetition of a vowel sound. assonance क्या होता है कि जब कोई vowel sound repeat होता है तो उसको हम assonance बोल देते हैं। To qualify as assonance, the word must be close enough for repetition of sound to be नोटिसेबल, टू बी नोटिसेबल। एजोनेंस क्या होता है? जब वही कि वोवल साउंड रिपीट होगा और मस्ट बी क्लोज, और जो वर्ड है वो साथ साथ में जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि राइम में क्या है? राइम में एजोनेंस जो है वो दी हुई है। एजोनेंस जो है लिटरेरी डिवाइस दिया हुआ है, उसकी जो एग्जांपल है मैं नीचे दे रहा हूँ। जो वर्ड है वो साथ साथ में दिए हुए हैं। इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल, यहाँ पर देखिए आई जो वर्ड है, आई जो लेटर है, आई लेटर बार बार रिपीट हुआ है और आई लेटर जो है क्या है? वोवल है। तो वोवल साउंड जब रिपीट होता है तो वो क्या है? वहाँ पर क्या आएगा? एजोनेंस आएगी। ये सब उसकी एग्जांपल्स हैं और सभी में जो है ए साउंड, आई साउंड जो है वो रिपीट होता है। Your next literary device is enjambment. Enjambment in poetry, enjambment is incomplete syntax. Syntax क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसको भी हम सेंटेक्स बोलते हैं या सेंटेंस पैटर्न को भी सेंटेक्स बोल देते हैं। इन पोइट्री enjambment इज इनकम्प्लीट सिंटैक्स। इट मीन्स कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। तो क्या है? एट द एंड ऑफ अ लाइन, अगर लाइन के एंड में द मीनिंग रन्स ओवर फ्रॉम वन पोइटिक लाइन टू द नेक्स्ट, अगर लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो लाइन का जो मीनिंग है वो डायरेक्ट दूसरी लाइन में जा रहा है तो वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर एंजैबमेंट होती है। तो नेक्स्ट लाइन विदाउट टर्मिनल पंक्चुएशन, अगर एक लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क से आगे बढ़ जाती है, उसमें दो लाइनों में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता तो इट मीन्स वहाँ पर क्या है? एंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस दिया गया है। जैसे आप एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में द लेबरनम टॉप इज साइलेंट कोमा क्वाइट स्टिल से, देखिए क्वाइट स्टिल से जो है, क्वाइट स्टिल के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो यहाँ से डायरेक्ट जो है नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। तो यहाँ पर देखिए क्वाइट स्टिल से लेके सनलाइट तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और लाइन जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में डायरेक्ट शिफ्ट हो गई है तो यहाँ पर क्या है? एंजैबमेंट है। इसी तरह से मैंने और भी एग्जाम्पल दी हुई है एंजैबमेंट की। नेक्स्ट आपका जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिमली। सिमली क्या होती है? सिमली इट्स लाइक अ कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स एंड शो अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम। सिमली क्या होता है कि जब दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया गया होता है और टू डिफरेंट थिंग्स, सो दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और उनकी जो क्वालिटी होती है वो सेम होती है तो उसको हम सिमली लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं। तो सिमली के बारे में हम क्या करेंगे? इसकी एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्लीक एज ए लिजर्ड,
आपने पॉइंट में देखा होगा कि एक लाइन आती है आपकी स्लीक एज ए लिजर्ड, तो यहाँ पर स्लीक एज ए लिजर्ड क्या है, इन दिस लाइन बर्ड कंपेयर टू लिजर्ड, जो बर्ड है, जो आपकी गोल्ड फिंच वर्ड है, उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, उसको कंपेयर किया गया है लिजर्ड के साथ। तो यहाँ पर पोएट ने क्या यूज़ किया है, सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है। नेक्स्ट जो आपका लिटरेरी डिवाइस है, नेक्स्ट देखिए मेटाफर। मेटाफर लिटरेरी डिवाइस आपकी इस लेबरनम टॉप में यूज़ किया गया है। इसको हम मेटाफर या एक्सटेंडेड मेटाफर भी कहें तो सेम ही होगा। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर क्या है कि किसी एक वर्ड को बताने का एक तरीका है, क्या है, दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन। वो जो क्या करती है, किसी वस्तु के बारे में बताता है या किसी काम के बारे में बताता है, इन ए वे दैट इज़ नॉट लिटरेरी ट्रू। इस तरह से बताता है कि वो लिटरेरी टर्म के हिसाब से वो सही नहीं होता, रियल नहीं होता, इमेजिनेटिव होता है। बट हेल्प्स टू एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक ए कंपैरिजन। बट वो क्या करता है पोइट्री में, वो पोइट्री में क्या करता है कि उस आइडिया को जो पोइट्री में बताना चाहता है उसको एक्सप्लेन करने में वो हेल्प करता है, तो उसको हम मेटाफर कहेंगे। एग्जाम्पल आपकी दी हुई है, जैसे आपकी पोइट्री में दी हुई है मशीन, तो मशीन को कंपेयर किया गया है नेस्ट के नॉइज़ से। जो नेस्ट में से जो आवाज़ पैदा होती है तो वो उसको मशीन के साथ कंपेयर किया गया है। नीचे मैंने लिखा हुआ है द वर्ड मशीन कंपेयर टू द बर्ड नेस्ट, नॉइज़ दैट इज़ नॉट लिटरेरी ट्रू बट हेल्प्स टू एक्सप्लेन पोइट्री। ठीक है, तो जो नॉइज़ है वो बता रहा है, उसको कंपेयर किया गया है कि जैसे कोई मशीन चल रही हो, तो इस तरह से उसको हम मेटाफर कहेंगे। दूसरी एग्जांपल भी मैंने दी हुई है इंजन। इंजन को बर्ड का नेस्ट है जो, उसको भी इंजन कहा गया है। इंजन को एज ए मेटाफर यूज़ किया गया है। नाउ योर सेवंथ लिटरेरी डिवाइस फ्रॉम योर पोएम लेबरनम टॉप, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइसेस है, पोइट्री को लिखने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो क्या होता है ओनोमेटोपिया, इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ थिंग्स। एक्चुअली एनाटोमिया क्या होता है कि जो नेचुरल साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम एनाटोपिया कहते हैं। जैसे चिड़ियों का आपने देखा होगा, इस पोएम में मैंने आपको बताया जैसे कि चिड़ियाँ जो होती है वो आवाज़ें निकालती हैं अलग अलग तरह की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल साउंड प्रोड्यूस करना, उसको हम ओनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइस कहेंगे। इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट, ये इस तरह का साउंड पैदा करता है। द मिमिक्स द थिंग्स डिस्क्राइब्ड, जो है वो आवाज़ किसी दूसरे जानवर से मिलती जुलती आवाज़ें पैदा करना, उसको हम एनोमोटोपिया कहते हैं। मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। और ये एनोटोपिया किस लिए यूज़ किया जाता है कि पोइट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपकी पोएम में ये वर्ड आए हैं विसल, chirp and whispering, chattering and trilling, all these are sound words। तो यहाँ से क्या शो होता है कि ओनोमेटोपिया क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है, नेचुरल साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको एनोमेटोपिया कहा जाता है। तो ये पोइट ने आपकी पोएम में यूज़ किया है। तो ये था आपका आज का होमवर्क, ये लिटरेरी डिवाइसेस और वर्ड मीनिंग, इसी को आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिख लेना है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग मोर, यू शुड राइट डाउन द सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम मदर्स डे, एंड आफ्टर दैट you will write down the word meaning and literary devices which is described by me, and I hope you will all understand that I try to explain to all of you. So we will meet in your next lecture. Till then, stay safe at your home. Thank you.